हम ये कैसे लिखना है कि एम पी बी क्योंकि के मतलब ये इसके पैरेलल है। ये मैंने आपको बताया जैसे जब क्या नाम है, जब पी क्यू इसके पैरेलल है तो पी भी इसके पैरेलल नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमें क्या पता चला कि पी इसके पैरेलल है, ये हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे भी लिख दिया। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। ये एक रूल है मैथ्स का छोटा सा, लेकिन ये हम सब रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम अजम्पशन ही रॉन्ग ले रहे हैं, ये हम इसको प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने अजम्पशन ले लिया तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। अभी वही वाली बात कि जब ये इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल चाहिए। ये अगर हम मैथमेटिकल ज़बान में लिखें तो ये होगी, इसका रीज़न होगा लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल divides other side proportionally, divides other sides proportionally। मुझसे असल में एक हाथ से मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है, जब राइटिंग नहीं हो पा रही, पेज हिल रहा है, पेज नहीं पकड़ा जा रहा। तो फिर यहाँ तक ये था। अब आगे चलते हैं। ये 2 पॉइंट्स लिख दिए, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। अब उसके बाद दोबारा ऐसे ही बनाएंगे। एक हो गया स्टेटमेंट, रीजंस। अब अगला है, लिखेंगे बट एम ए पी बराबर है एम ए क्यू, एम पी बी बराबर है एम क्यू सी। भाई ये कहाँ से आया? भाई ये तो हमने गिवन में ही लिख दिया था, एम ए पी एम पी बी एम ए क्यू एम क्यू सी, एम ए पी एम ए क्यू एम पी बी एम क्यू सी। अब ये गिवन में कहाँ से लिखा था? क्यों? सारी सी बात है, ये वाली जो ये अजम्पशन नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है हमारी, ये क्वेश्चन में गिवन थी और ये बिल्कुल सही बात है। ये अजम्पशन से हट के कि ए पी ए क्यू के बराबर है, पी बी क्यू सी के सामने है, तो सामने है तो बराबर एक ही बात है, सही है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये हमने कहाँ लिखी थी? गिवन में। कहाँ लिखी थी? गिवन में। तो हम इसका रीज़न कहाँ क्या लिख देंगे? गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन। अब ये लिख दी, अब लिख दी सो। अब एक छोटी सी बात मेरी समझें भाई, दे देखें एम ए पी पी बी, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, सही है, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन से मतलब अज़म करके लिया है, एम ए पी डिवाइड बाई एम पी बी। इधर क्या लिखा है? एम ए पी डिवाइड बाई पी बी। अच्छा, इस साइड क्या लिखा है? एम ए क्यू एम क्यू क्यू एम ए क्यू एम क्यू के एम ए क्यू एम क्यू सी। सिर्फ क्या फ़र्क है? यहाँ के लिखा हुआ है और यहाँ सी लिखा हुआ है। अब जब ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर हैं, ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाली और ये वाली एक दूसरे के बराबर हैं। याद है जो हम वो करते थे? जैसे भाई समझ लें कि इसको हम ले लें, इसको ले लें x, क्या ले लें? x, और इसको लिख दें हम x की वैल्यू है 1, सही है, x की वैल्यू है 1। अब इसको भी, अब जब ये x लिया है ए पी पी बी, तो ये भी ए पी पी बी x ही रहेगा। और इसको हम लिख दें समझ लें नहीं, इसको हम लिख दें कुछ भी लिख दें, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दें m कंसीडर कर लें। अब जब ये x है, ये भी x है, ये x क्यों है? क्यों? एक तो है एम ए पी एम पी बी, एम ए पी एम पी बी। अब जब x बराबर है इसके 1 के, x बराबर है 1 के और x बराबर है m के, x बराबर है m के, तो जाहिर सी बात है x तो बराबर ही है क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है 1 एक m के बराबर होनी चाहिए। तो यही चीज़ समझा रहा हूँ, जब ये दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे की, और ये वाली एक चीज़ की इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो हम यही चीज़ यहाँ लिख देंगे। सो सबसे पहले हम क्या नाम है, उस पेज पे लिखें, उस पेज वाली लिखें एम ए क्यू क्यू एम क्यू के एम ए क्यू एम क्यू के, ये अपॉन का साइन है, सही, इक्वल टू किसके? इसके। ये हमने क्या लिखा है? ये इक्वल टू एम ए क्यू, ये वाली लिख रहे हैं एम क्यू सी। अब हमें ये पता चले, अब इसका रीज़न क्या है? भाई इसका रीज़न तो यही जो मैंने बताया ना, इसको जो इक्वल टू वाली चीज़ को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसको, ये नाम है, मैथमेटिकल नेम है इसका, और ये रीज़न में ये लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब उसके बाद आगे एक एरो डालेंगे ऐसा
और लिखेंगे, अब आपको पता है कि भाई ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो भाई जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं एम क्यू के बराबर है एम क्यू सी के। भाई ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही है ना, ये अपॉन के नीचे, ये अपॉन के नीचे, मतलब ये डिवाइड के नीचे, ये डिवाइड के नीचे, तो एक दूसरे के बराबर है तो इनको ऊपर करके भी लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आपको ये याद रखना होगा, याद करना होगा, इफ़ एंटीसीडेंट्स, भाई एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? ये ऊपर वाले को कहते हैं। इफ़ एंटी कोई भी चीज़ है, ये ऊपर वाले को एंफिडेंस कहते हैं, x/2 लिख दें यहाँ, ये ऊपर वाले को एंफिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस। इफ़ इंसिडेंट्स आर इक्वल देन consequents are equal to in equal ratios। भाई आसान सी बात है कि कॉन्सिक्वेंट्स एंसीडेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रही लेकिन समझ आए, एंटीसीडेंट्स ये होते हैं ये ऊपर वाले, कॉन्सिडेंट्स होते हैं ये नीचे वाले। भाई जब ये ऊपर वाले इक्वल हैं तो ये नीचे वाले भी इक्वल हैं, सही है। किसके अंदर? इक्वल रेशियोज़ के अंदर है, तो हम ये ऐसे लिख देंगे। इसका रीज़न भी हो गया। अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे I.E का फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज़, मतलब दैट इज़, जैसे देयरफॉर होता है उसकी जगह ये यूज़ होता है दैट इज़ क्यू के क्यू सी, ये इसके बराबर है, सही है। अब ये m हट जाएगा और यहाँ ये साइन आ जाएगा, सही है। इस भाई हम जब भी यहाँ पे m होता है और यहाँ पे इक्वल टू होता है तो एक साइन होता है, ये m हट के यहाँ आ जाता है। ये रूल है थ्योरम्स, उसका क्या नाम है, थ्योरम्स, और मतलब ज्योमेट्री का रूल है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट स्पेलिंग सही नहीं है तो सही लिख लीजिएगा, सही है। सेगमेंट्स मतलब मैं अगर गलत लिख रहा हूँ तो। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? ये नहीं इफ़ ये कब पॉसिबल है? ये जब भी पॉसिबल है जब के सी के साथ कॉन्साइड करेगा, जब सी के साथ मिलेगा। भाई ये जब भी पॉसिबल है ना कि क्यू के क्यू सी के मतलब वो है उसी लाइन में आ रही है, तो ये जब भी पॉसिबल करेगा जब भी उससे कॉन्साइड हो रहा है ना, ये जब भी उससे पॉसिबल करेगा जब उससे कॉन्साइड हो रहा है, तो लिख देंगे दिस इज़ पॉसिबल व्हेन के कॉन्साइड विथ सी। नहीं देखें भाई, मैं एक मिनट समझा रहा हूँ, एक मिनट दोबारा। भाई ये एक लाइन है क्यू के और एक लाइन है क्यू सी, ये रही, हमने देख ली, ये इन दूसरे के बराबर है, हमने यहाँ पे प्रूफ करके खा लिया। दैट इज़, भाई ये जब भी पॉसिबल है जब ये सी है ये यहाँ होना चाहिए इसके बिल्कुल बराबर में। ये जब भी पॉसिबल, भाई दो लाइनें हैं वो जब भी पॉसिबल होंगी ना कि जब जैसे ये ए बी है, ये जब भी पॉसिबल होगी ना जब ये इसके बराबर में होगी, जब ये इसके बराबर होगी, जब भी ये इसके इक्वल होगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ये नीचे होगी और ये इसकी इक्वल हो रही है। तो ये जो हमने नीचे वाली अजम्पशन ली थी ये बिल्कुल ही रॉन्ग ली थी। क्या ली थी? रॉन्ग ली थी। तो अब लिख देंगे हैंस हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो हमारे पास वो प्रूफ आ गया जो हमने प्रूफ करना था। पी क्यू पैरेलल है क्यू बी सी के, क्योंकि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। और इधर लिख देंगे आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। भाई अब अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा समझा दूं कि इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज़ पॉसिबल व्हेन के कॉन्साइड विद सी। वो असल में मैंने थोड़ा सा पहले शायद गलत समझा नहीं, तो मैं एक दफ़ा दोबारा समझा रहा हूँ जो भी मैंने समझाया। दिस इज़ पॉसिबल, मतलब गलत नहीं समझाया था, वही समझाया था, लेकिन क्या पता आपको नहीं समझ आया। दिस इज़ पॉसिबल व्हेन के कॉन्साइड विद सी। भाई अब हमने पॉसिबल कर दिया, ये हमने क्या नाम है, ये हमने प्रूफ कर दिया था क्यू सी बराबर है क्यू सी के। अब ये देखें, ये है क्यू के और ये है क्यू सी। भाई ये जब भी पॉसिबल होगा ना कि जब ये सी और के एक ही लाइन में होंगे, कॉन्साइड करेंगे, एक ही साथ होंगे। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, ये एक लाइन में ये कॉन्साइड कर रहे हैं, सही है। अब ऐसा तो नहीं होगा, देखिए क्यू सी कौन सी लाइन है, ये रहा क्यू, ये रहा सी, और के उसके नीचे है, कॉन्साइड नहीं कर रहा। अगर के यहाँ होता तो कॉन्साइड करता, के अगर यहाँ होता तो कॉन्साइड करता, लेकिन के हमने कहाँ अज़म किया था,
सी के नीचे, ये देखें के हमने के कहाँ के यहाँ पे, जब ये जो हमने प्रूफ किया है ये कैसे कॉन्साइड करेगा, जब ये एक लाइन में होगा। लेकिन हमने जो अज़म किया था वो तो नीचे किया था, तो सी जो है वो यहाँ थोड़ी है, तो ये हमारी अजम्पशन हो गई रॉन्ग। अब समझ में आ गई आपको लाइन। और इसका एक छोटा सा हम क्या नाम है वो रीज़न भी दे देंगे, जो यहाँ लिख देंगे दिस इज़ पॉसिबल के सामने कि Q इज़ कॉमन इन बोथ साइड्स। देखिए Q इज़ कॉमन कैसे, ये इस लाइन में भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो Q इज़ कॉमन इन बोथ साइड। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा हो। Q इज़ कॉमन इन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारा थ्योरम खत्म। उसके बाद ये लिख देंगे और आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। QED। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके।